हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। आज मैं क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एयर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि जो हवा, जो एयर हमारे चारों तरफ अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एयर, हमारे अर्थ पे जो एयर है उसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। और जो हमारे अर्थ के चारों तरफ हवा का जो ये ब्लैंकेट है, हमारी अर्थ के चारों तरफ ये जो ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर है, या जो हवा का एक बहुत बड़ा आवरण है, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। तो ये जो एटमॉस्फेयर हमारे धरती के चारों तरफ पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एटमॉस्फेयर ना हो, अगर एयर ना हो, तो फिर ना तो प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं, ना एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो ये एक यूनिक प्लेनेट है अर्थ, यहाँ पर लाइफ सस्टेन नहीं हो पाएगी और ये फिर एक बैरन लैंड हो जाएगा। तो एयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना जो है वो एयर के अंदर हो रहे होते हैं। तो चलिए देखते हैं एयर हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। हमारे जो एयर है इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट गैसेस पाई जाती हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो इसकी क्या कंपोजिशन है, कौन सी गैस कितनी क्वांटिटी में पाई जाती है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाने वाली जो गैस है वो है नाइट्रोजन। 78% से भी ज्यादा जो गैस हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इज द गैस विच इज फाउंड इन अबंडेंस और मैक्सिमम क्वांटिटी इन अवर एयर, इन अवर एटमॉस्फेयर। इसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड लार्जेस्ट जो क्वांटिटी में पाई जाने वाली गैस है वो ऑक्सीजन। ये दोनों ही गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। अगर प्लांट्स अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। प्लांट्स के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है, उसको नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है और फिर यही मॉलिक्यूल्स, यही कंपाउंड्स प्लांट्स को खाना बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन, प्लांट्स जब अपना खाना बनाते हैं तो उसी समय ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। 21% सेकेंड लार्जेस्ट कंपोजिशन में अगर कोई गैस पाई जाती है तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी हम सब एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। हमें सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ऑक्सीजन और भी बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है। जैसे किसी भी चीज को कंबस्टन करने के लिए, बर्न करने के लिए, जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और भी बहुत सारी चीजों में ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा ये दोनों गैसेस को अगर मिला दिया जाए तो 99% तो ये दोनों ही गैसेस कवर कर रही हैं। इसके बाकी जो गैसेस बच गई, टोटल 1% के अंदर वो सारी गैसेस अवेलेबल है। कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, नियोन है, जिनोन है, रेनॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, so many gases are there. But that is not important to explain each and every gas here. हम तो एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस को जानना चाहते हैं। तो एटमॉस्फेयर के होने से एक तो सबसे जरूरी चीज ये है कि ऑक्सीजन हमें जो मिलती है, हमारे सर्वाइवल के जो गैस है वो भी हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है। नंबर 2, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, वो भी हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है। नंबर 3, ये जो गैसेस हैं इनमें कुछ गैसेस के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ये सूर्य से आने वाली गर्मी को अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं और अर्थ के ऊपर टेम्परेचर को बैलेंस करने में मदद करती हैं। ऐसी गैसेस जो टेम्परेचर को एब्जॉर्व कर लेती हैं या हीट को एब्जॉर्व कर लेती हैं उन्हें कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। कुछ के नाम मैंने यहां पे लिखे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये गैसेस जो हैं ये सन की हीट को ट्रैप करके अर्थ के ऊपर टेम्परेचर को बैलेंस करती है। क्या होगा अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगी तो?
अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस हमारे क्लाइमेट में नहीं होती, हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं होती, तो फिर अर्थ के ऊपर दिन और रात के तापमान में बहुत वास्ट वेरिएशन आ जाता। रात के समय टेम्परेचर माइनस में 200-300 डिग्री चला जाएगा और दिन के समय पका देने वाली गर्मी मोर देन 200-300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिन में बढ़ जाएगा। तो इतना ज्यादा वेरिएशन टेम्परेचर में अगर होगा दिन और रात के तापमान में, तो फिर क्या जीवन संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ही कम क्वांटिटी में इतना अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर इनकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी तो फिर धरती का तापमान भी बढ़ता चला जाएगा, तो फिर वो हमारे लिए डेंजरस हो जाएगा। यानी कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनकी एक डेफिनेट क्वांटिटी ही अवेलेबल होनी चाहिए एटमॉस्फेयर में। अगर इनकी मात्रा घट गई या बढ़ गई, दोनों ही हमारे लिए हार्मफुल है। जैसे फैक्ट्रियों से उगलता हुआ जो धुआं है, या यूं कहिए जो पॉल्यूशन हम लोग ह्यूमन बींग जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, आग से जो धुआं निकलता है या फैक्ट्रीज से जो धुआं निकल रहा है या गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस की क्वांटिटी को बढ़ा रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब इन गैसेस की, ग्रीन हाउस गैसेस की क्वांटिटी बढ़ने से धरती का तापमान लगातार वर्ष दर वर्ष, ईयर आफ्टर ईयर, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ऑफ दिस ग्लोब इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड इट इज डेंजरस फॉर अस। तापमान का बढ़ जाना, दिस इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे क्या होगा कि जो आइस कैप्स हैं, हाई एल्टीट्यूड एरिया, जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी हुई है, वो सारी पिघल जाएगी। इट विल स्टार्ट टू मेल्ट डाउन एंड द सी लेवल, ओशन लेवल विल स्टार्ट टू रेज हाई एंड द अर्थ विल गेट फ्लडेड। सारे कॉन्टिनेंट जो है पानी में सबमर्ज हो जाएंगे और अर्थ पर लाइफ जो है एंड अप हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमें अपनी लाइफ सर्वाइवल करने के लिए सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर इनके अंदर ग्रीन हाउस गैसेस की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है ग्लोबल वार्मिंग को एस्केलेट करेंगी। ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, टेम्परेचर एस्केलेट हो जाएगा और जिससे हम लोग फ्लडेड हो सकते हैं या धरती पर लाइफ खत्म भी हो सकती है। मैंने पाई चार्ट के द्वारा भी यहां पे आपको ये कंपोजिशन ऑफ गैसेस बताया हुआ है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन यहां से कई बार बनता है। आपको इनकी क्वांटिटी का पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा अबंडेंस में कौन सी गैस है और ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, और बाकी सारी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑर्गन, ये सारी गैसेस आपकी बुक में दी हुई है, तो वो आप एक बार जरूर स्टडी कर लेना। एटमॉस्फेयर की खाली यही इंपॉर्टेंस नहीं है कि ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ये प्लांट्स को खाना बनाने में हेल्प करता है। हमने क्या देखा, ये टेम्परेचर को भी बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर की जो सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके अंदर ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस की एक लेयर है अर्थ की चारों तरफ, वो हमें सन रेडिएशन से आने वाले अल्ट्रा वायलेट रेज, जिनको हम यूवी रेज बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज से भी के डैमेजिंग इफेक्ट से हमें बताती है। क्या होगा अगर ओजोन लेयर नहीं होगी? अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो ये जो शॉर्ट लेंथ वाली डायरेक्ट रेज हैं, यूवी रेज, ये हमारी अर्थ पर पहुंचेगी और ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म देंगी, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ह्यूमन लाइफ को या एनिमल या प्लांट लाइफ को बढ़ जाएंगी। तो इस प्रकार हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल ओजोन गैस जो है वो हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। तो देखिए कितनी सारी इंपॉर्टेंस हमारे एटमॉस्फेयर की। इसके अलावा जो हमारी वाटर साइकिल है, पानी ओशियन से इवेपोरेट होता है, इवेपोरेशन होने के बाद में फिर क्लाउड फॉर्मेशन, कंडेंसेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन के बाद फिर प्रेसिपिटेशन होता है, इससे वाटर साइकिल बनी रहती है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो फिर वाटर साइकिल भी नहीं हो पाएगी और वाटर जो है वो रिनोवेट नहीं हो पाएगा, रिसाइकिल नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना जो है वो भी एटमॉस्फेयर के अंदर ही हो रहे हैं, बादलों का बनना, बारिश का होना। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस को भी समझा और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी समझा। अब इसके बाद ये जो आगे जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर 5 डिफरेंट लेयर्स पाई जाती हैं। अगर हम अपनी अर्थ क्रस्ट से, सपोज ये हमारी अर्थ है, अगर हम इसे ऊपर की तरफ चलें, आसमान की तरफ चलें, तो फिर इसमें
5 तरह की लेयर्स पाई जाती हैं। देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स विच आर फाउंड इन आवर एटमॉस्फेयर। तो अर्थ क्रस्ट से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आती है, फिर मेसोस्फेयर आती है, फिर थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर। अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो अर्थ क्रस्ट से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर तक हमारा एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। हमारी एक्सोस्फेयर लास्ट में 400 किलोमीटर तक है। नीचे ट्रोपोस्फेयर से शुरू होकर एक्सोस्फेयर तक लगभग 400 किलोमीटर तक जो हमारा एटमॉस्फेयर या हमारी एयर फैली हुई है। इन सब लेयर्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस भी है। इनकी इंपॉर्टेंस इस लेक्चर में कवर नहीं हो सकती। इसके बारे में हम एक नया वीडियो बनाएंगे, अलग वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम पर्टिकुलरली प्रॉपर्टीज ऑफ दीज लेयर्स को स्टडी करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको इतने छोटे वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, इसको अलग से स्टडी करना बहुत जरूरी है। ये चीजें हमने भी कवर की, इसको हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी फिलहाल के लिए जान लो कि एटमॉस्फेयर के अंदर 5 डिफरेंट लेयर्स होती हैं, सबकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, वो बाद में पढ़ेंगे। अब कुछ और थोड़े से टर्म जान लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। वेदर और क्लाइमेट, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट के बारे में। मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर जो है, बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर हो रहे हैं। तो जो वेदर कंडीशन होती हैं या क्लाइमेट किसी एरिया का जो होता है, उसको कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो देखो, किसी एरिया का टेम्परेचर या उस एरिया में पाई जाने वाली ह्यूमिडिटी या यूं कहिए मॉइस्चर और एयर प्रेशर। तो किसी भी एरिया में रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी लेवल यानी मॉइस्चर इन द एयर, ये सारे फैक्टर्स जो हैं किसी भी एरिया के वेदर कंडीशंस को या क्लाइमेटिक कंडीशंस को अफेक्ट करते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द वेदर कंडीशन ऑफ एनी एरिया, ऑफ एनी प्लेस। अब पहले ये जानना जरूरी है कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है, ये भी जान लेते हैं। वेदर क्या होता है? डे टू डे या आवर टू आवर जो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में, एयर में जो चेंजेस होते हैं रोज, सुबह शाम या 2 दिन 4 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेदर कंडीशंस। जैसे सुबह धूप निकली हुई थी, शाम को बादल आ गए, रात को बारिश हो गई, अगले दिन फिर धूप निकल गई, या फिर 2 दिन तक लगातार बारिश हो रही है, फिर 1 हफ्ते तक लगातार धूप निकली हुई है। तो इस तरह के जो चेंजेस हमारे क्लाइमेट में हो रहे हैं, बादलों का आना, बारिश का होना या धूप निकलना, दैट इज कॉल्ड वेदर। लेकिन अगर यही वेदर हम किसी एरिया में 20, 30, 40 साल की वेदर कंडीशंस का एवरेज अगर हम देखें, जैसे मान लो हम राजस्थान की बात करें और लद्दाख की बात करें, तो लद्दाख बहुत ठंडा एरिया है, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है? इट इज अ कोल्ड रीजन। जबकि हम लोग बोलते हैं कि जो रण ऑफ कच्छ का एरिया है या रेगिस्तान का जो एरिया है इंडिया में, वो क्या है? ड्राई एरिया। तो ये ड्राई, मैंने बोला कि ये एरिया ड्राई है, और मैंने बोला कि ये लद्दाख का एरिया जो है ये कोल्ड रीजन है। तो हम किसी एरिया को डिफाइन कर दिया हमने कि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन ड्राई है, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन जो है कोल्ड है। और कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वहां की क्लाइमेट कंडीशन कैसी है? वेट है। तो ये जो हमने डिफाइन कर दिया किसी एरिया को कि ये इलाका ज्यादा बारिश वाला इलाका है, ये इलाका कम बारिश वाला एरिया है, ये ड्राई एरिया है, यहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ये ठंडा इलाका है। तो ये जो 20, 30, 40, 50 सालों से लगातार किसी एरिया को हमने मॉनिटर किया, ऑब्जर्व किया, और हमने ये पाया कि यहां कंपेरेटिवली कम बारिश होती है, तो हमने इसको ड्राई एरिया बोल दिया। और जहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, हम देख रहे हैं लद्दाख में, तो जब से हम पैदा हुए हैं वहां तो बर्फ ही गिरती है, तो ठंडा टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है। तो फिर इतने सालों के ऑब्जर्वेशन से हमने क्या बोला कि यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन क्या है? कोल्ड है, ये ठंडा इलाका है। और चेरापूंजी, मौसिनराम, मेघालय, तमिलनाडु, ये जो कोरोमंडल कोस्ट वगैरह है, यहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो हम क्या बोलेंगे? ये एरिया ज्यादा वेट एरिया है। ठीक है। तो इस तरीके से जब हम किसी एरिया की वेदर कंडीशंस का एवरेज निकालते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसे हम बोलेंगे क्लाइमेट। तो वेदर तो डे टू डे, आवर टू आवर चेंज को बोलते हैं, और क्लाइमेट उसी इलाके का एवरेज है वेदर कंडीशंस का लॉन्गर टाइम के लिए। अब ये चीज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, इसका मीनिंग भी समझना जरूरी है। टेम्परेचर क्या होता है? ये चीजें इफेक्ट करती है किसको? वेदर को, क्लाइमेट को। तो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ एयर। हवा, कहां ठंडी हवा है, कहां गर्म हुआ है, ये जो कोल्डनेस और हॉटनेस है ना एयर की, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर।
यानी कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की गर्मी या उसके अंदर ठंड, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। जैसे जब कभी हमें बुखार होता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा तापमान बढ़ा हुआ होता है, हमें थर्मामीटर से चेक किया जाता है, डॉक्टर बोलता है कि टेम्परेचर ज्यादा है, इसको बुखार है। तो कैसे पता चला? डिग्री ऑफ हॉटनेस को चेक करने के बाद। अब ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को चेक करने के लिए या मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है उसे हम कहते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, कैल्विनोमीटर, गैल्वेनोमीटर और फारेनहाइट, ये कुछ गैजेट्स होते हैं जिनसे हम तापमान को मेजर करते हैं। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? टेम्परेचर को नापने की एसआई यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार एयर प्रेशर, देखिए जितनी भी धरती के ऊपर चीजें हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ वेट है, कुछ ना कुछ वजन है, और वो हमारे, अगर हम उसको अपने ऊपर रख दे, ऐसे बुक को अपने ऊपर रख दिया सर पे, तो हमारे ऊपर कुछ प्रेशर डाल रही है। इसी तरह से एयर के अंदर भी अपना खुद का वेट होने के कारण ये धरती की जो अर्थ क्रस्ट है या जितनी भी चीजें हैं सब पर एक प्रेशर जो है अप्लाई करती है। तो ये जो एयर का प्रेशर हम सबके ऊपर पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एयर प्रेशर। एयर प्रेशर को कैसे नापते हैं? बैरोमीटर, बैरोमीटर से नापते हैं। और इसकी एसआई यूनिट क्या है? पास्कल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएस भी लिखते हैं कई बार। अच्छा, हवा की जो डायरेक्शन है, विंड, देखो जब हवा बहने लगती है, एयर, द ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। जब हवा बहने लगती है तो उसको हम बोलते हैं विंड। अब विंड की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए जो गैजेट यूज होता है दैट इज कॉल्ड विंड वेन, ठीक है। और किसी भी इलाके में कितनी बारिश हुई, कितने सेंटीमीटर बारिश हुई, उसको नापने के लिए हम यूज करते हैं रेन गॉज। ये आपके बुक में दिया हुआ है, आप वहां से स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अब बच गया दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट होंगे, वो होंगे विंड। विंड तीन प्रकार की होती हैं, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स, लोकल विंड्स। ये क्या है इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मॉइस्चर, हवा के अंदर जो वाटर वेपर्स है, क्वांटिटी, ह्यूमिडिटी जो है उसे हम मॉइस्चर बोलेंगे। और फिर हम ये टर्म्स भी पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, कितने प्रकार के रेनफॉल होते हैं। तो आज की वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो गई है, इसको यहीं पे एंड अप करते हैं। बाकी की जो चीजें बच गई नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये तीन टॉपिक्स को जरूर कवर करेंगे। ये स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसमें पांचों लेयर की प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे। इसके अलावा विंड कितने प्रकार की होती है, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा मॉइस्चर और रेनफॉल के टाइप। तो ये वाली चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। सी यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।